हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 32 नंबर को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका एक भी टॉपिक हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इससे एक पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो अगर इस पैसेज को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से किसी भी लेसन के किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने एक यहाँ पर पैसेज लिया है, कुछ इस प्रकार का पैसेज होगा, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे इसी पैसेज से रिलेटेड, जिसका आंसर अगर आप देंगे तो एक क्वेश्चन का 2-2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन का 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आज। तो वो ट्रिक हम सीखेंगे जिससे आप किसी भी लेसन का पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पैसेज सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है। इतना आपको पैसेज दिया गया, किसी भी लेसन से अगर दिया जाए तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा जो यहां पर देख रहे हैं आप। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर किसी भी चैप्टर से पूछा जाता है तो उसके पाठ और लेखक का नाम आपको पहले लिखना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद इसी पैसेज जो ऊपर हमने पढ़ा इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का। देखिए यहां पर आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे पैसेज की व्याख्या लिख देते हैं, पर वो ऐसा आपको नहीं करना है। जो ये रेखाएं खींची गई हैं जिन शब्दों के नीचे वाक्य के, इन्हीं का आपको अर्थ बताना है, व्याख्या करना है। जैसे सिर्फ इतना का, पृथ्वी माता है और जो जन है सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, इसी का आपको व्याख्या लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा अगर आप इन रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी पैसेज से रिलेटेड होगा। जैसे यहां पर है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अभी मैं आपको सभी के आंसर बताऊंगा, बस आप देखते जाइए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, ठीक है। जो हमारा राष्ट्र है इसकी कल्पना कब असंभव मानी जाती है। चौथा बच्चों, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी जो है और जन, जन का मतलब लोग, दोनों को मिलकर क्या बनाते हैं। जो इस धरती पर मनुष्य है वो और पृथ्वी दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं। और 5वां क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया, जिसके लिए आपको अगर 5 करते हैं तो 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा, और 5 अगर आप करते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम इस पैसेज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं अपना प्रश्नोत्तर नंबर 3, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन होगा। तो आपको ऐसे लिखना होगा प्रश्नोत्तर 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो ऊपर बच्चों लिया गया था, हम लोगों ने पैसेज लिया था, उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको लिखना है। तो देखिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर संदर्भ लिखकर भी लिख सकते हैं। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उत्तर का लिखकर लिख सकते हैं। लेखक का नाम क्या लिखना है आपको, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं डॉक्टर वासुदेव, ठीक है, शरण अग्रवाल। तो इसके लेखक का नाम हमने बच्चों लिख दिया। ऐसे आप भी लिख सकते हैं या फिर संदर्भ लिखकर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पाठ का नाम क्या है। पाठ का हमारे नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अब इतना अगर आप लिख देते हैं बच्चों तो इतने के लिए आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आपको लिखना है, या फिर आप संदर्भ लिखकर भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने 2 नंबर कंप्लीट कर लिया, बचे आपके 8 नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों जो आपके पैसेज में रेखांकित अंश था, या देखिए ये देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसकी व्याख्या हमें किस प्रकार से लिखनी है, देखिए यहां पर समझिए मैंने किस प्रकार से इसे लिखा है। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना है कि लेखक के अनुसार, या फिर लेखक कहता है
कि किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव है जब वहां के निवासी अपने राष्ट्र की पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने। देखिए कुछ बढ़ा चढ़ाकर यहां पर लिख दिया गया है, और जो आपका क्वेश्चन में लिखा था वो देखिए क्या लिखा था यहां पर। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट कुछ बदल कर लिख दिया गया है, उसी अर्थ एक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग लिखा गया। लेखक के अनुसार किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव हो जब वहां के निवासी अपने राष्ट्र की पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने और स्वयं को उसका सच्चे अर्थों में पुत्र। यही उसमें भी तो लिखा था कि पृथ्वी हमारी माता है और जन उस सच्चे अर्थों में उनके पुत्र हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा विस्तार में लिखना है ताकि व्याख्या की तरह लगे और आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे। तो देखिए आगे, भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित करता है। अब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छे से लिख दीजिए कि थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक है, और उसी पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे देखिए भूमि, पृथ्वी इस पैसेज में है राष्ट्र के स्वरूप में, तो भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव जो है ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि जो पृथ्वी है वो लोगों की यानी कि जन की, मनुष्यों की माता के समान समझना चाहिए मनुष्यों को। किसको? पृथ्वी को। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है, इसको समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट हम यहां पर लिख देते हैं तीसरे का, यदि केवल, इसका आंसर है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यदि केवल पृथ्वी हो। ठीक है, यदि केवल पृथ्वी हो और उस पृथ्वी, आप लोग ऐसे लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे, उस पृथ्वी पर कोई भी जन ना हो, कोई भी जन ना हो। अब जन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मनुष्य। ठीक है, जन ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यानी कि अब आप भी लिख सकते हैं बच्चों कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। बच्चों जब तक केवल पृथ्वी ही होगी और उस पर कोई मनुष्य नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे बनेगा, क्योंकि मनुष्यों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है। ठीक है, देश में जो है मनुष्य रहते हैं तब वो एक देश बनता है। तो देखिए यदि केवल पृथ्वी ही हो और उस पर कोई भी जन या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो असंभव की बात की गई थी, तो अगर ये पृथ्वी में पर जो है मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है वो असंभव है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन। तो देखिए अगर ऐसे आप लिख देते हैं बच्चों किसी भी चैप्टर से तो 2 नंबर आपको यहां पर दिया जाएगा, यानी कि 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी बचते हैं बच्चों 4 नंबर, तो उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है और जन का मतलब मनुष्य जो है पृथ्वी पर, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, इसका भी हम उत्तर लिख देते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी और जन यानी कि मनुष्य, ठीक है, दोनों मिलकर, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। जो हमारे लेसन का नाम है उसी का ये सब मिलकर निर्माण करते हैं, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट आप हमसे भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं। तो देखिए चौथा क्या है बच्चों कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्वेश्चन हमारा था। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर हमारे राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, था चौथा क्वेश्चन बच्चों। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 8 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। और ऐसे ही हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बच्चों, और आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उतारना है जो ऊपर मैंने पैसेज में बताया था, केवल आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 2 नंबर के लिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका भी आंसर हम लिखते हैं यहां पर, पृथ्वी, ठीक है, मातृभूमि। तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मातृभूमि की
संज्ञा का मतलब जब मातृभूमि, पृथ्वी को मातृभूमि कब कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा प्राप्त, मातृभूमि, पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है, तब प्राप्त करती है जब, ठीक है, उस पृथ्वी, तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उस पृथ्वी पर जन का भी निवास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पैसेज से ढूंढकर आपको लिखना है। केवल ऊपर का जो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, वो पैसेज से ही रिलेटेड है, और जो पहला क्वेश्चन आपका था संदर्भ लिखने का, वो पैसेज से रिलेटेड था और लेसन के नाम से, ठीक है। तो देखिए पूछा गया था आपसे कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी बच्चों तभी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी जब उस पृथ्वी पर जो है जन का भी निवास होता है, यानी कि मनुष्यों का निवास होगा। तो देखिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है जब उस पृथ्वी पर जन का भी निवास हो। तो इसका अर्थ यह है स्टूडेंट कि अगर पृथ्वी पर मनुष्य होंगे तभी पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यह भी क्लियर हो चुका है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, जब पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप किसी भी पैसेज को हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको एक पैसेज सॉल्व कर बताया है जो कि 10 नंबर। तो स्टूडेंट हिंदी संस्कृत में महत्वपूर्ण श्लोक या पद्यांश दोनों एक ही है स्टूडेंट, ये पूछा जाता है जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो श्लोक है उसको मैंने सॉल्व कराया है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट श्लोक को सॉल्व करेंगे जो कि दूसरे लेसन का है, यानी कि फर्स्ट लेसन का ये श्लोक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि ऐसे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक पूछे जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम में डालना होगा प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर 8, मान लीजिए ये 8 का खा, 8वां का खा स्टूडेंट ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ऐसे ही हेडिंग को डालना है, बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे ही जाकर वहां पर लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा है ये, तो आप लोग 8 का खा डाल दीजिए। अब देखिए बच्चों आपसे पूछा क्या जाएगा कि इस श्लोक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, यानी कि अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो हम संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, प्रस्तुत पद्यांश। जो ये श्लोक है स्टूडेंट इसको हम पद्यांश भी कह सकते हैं या फिर आप श्लोक कहिए, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, आपको ऐसे बिल्कुल लिखना है कि अब ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट संस्कृत भाग, यानी कि ये संस्कृत से लिया गया है तो आप लोग लिख सकते हैं संस्कृत भाग, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से लिखा गया है तो संस्कृत भाग आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब आगे लिखना है बच्चों में संकलित, अब किस लेसन से लिया गया इसका नाम हम लिखेंगे, ठीक है। तो संकलित, और इस लेसन का जो नाम है स्टूडेंट वो है भोजस्योदार्यम, तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर भोजस्योदार्यम, ठीक है। तो ये लेसन का नाम है स्टूडेंट, तो आप लोग नाम लिखिएगा, जो लेसन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जिस लेसन का आप लोग उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। तो भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोगों को संदर्भ लिखना है। इसमें लेखक का नाम नहीं दिया रहता है, जो हिंदी में आपको लेखक का नाम भी देखने को मिलेगा, लेकिन संस्कृत में आपको सिर्फ संदर्भ में लेसन का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिखिएगा संस्कृत में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी व्याख्या हमें किस प्रकार से लिखनी है। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, बिरल बिरला स्थूल तारा कलाल्यु सज्जनः मन इव मुने सर्वत्रयो प्रसन्न भून्नभः अप्सरित च ध्वांतम चित्ता सतमेव दुर्जनः एंड ब्रजति च निशा
क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्यामिनाऊ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले इसको पढ़िएगा, ये सीखिएगा कि किस लेसन से लिया गया है। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर पहचानना होगा। तो देखिए हम इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो व्याख्या हमने लिखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो पहले समझ लीजिए कि बिरल बिरला स्थूल तारा कलालु सज्जना, यानी कि जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन पुरुष, ठीक है, कम हो गए हैं, उसी प्रकार से इस आकाश में बड़े तारे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका व्याख्या लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्न मुनभा। ठीक है, तो मुनियों के समान जो मन है बच्चों, वो सर्वत्र निर्मल हो गया है। अब आगे देखिए, अपचरित चा ध्वांतम चित्तास्मम दुर्जना। आगे है स्टूडेंट कि आपका जो सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान जो है मन उसका दूर हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, ब्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्यामिनौ। इसका अर्थ होगा स्टूडेंट, और जो रात्रि है, निशा, निशा का मतलब होता है बच्चों रात्रि। ठीक है, जो रात्रि है वो उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या को लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इसके व्याख्या लिखा है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों, बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान दूर बहुत कम दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गया है, और रात्रि उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। यानी कि उद्योग ना करके कोई कमाने के बजाय जो धन इकट्ठा बच्चों उसी को जो खर्च करता है, उसी प्रकार से रात्रि उसकी जो है स्टूडेंट समाप्त हो जाती है, समृद्धि उसका विकास रुक जाता है। उसी प्रकार रात्रि भी उद्योग रहित व्यक्ति की समृद्धि के समान समाप्त होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी श्लोक का संदर्भ या व्याख्या लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया। श्लोक आपको जो संदर्भ है इसका सभी में सभी लेसन, किसी भी लेसन से पूछा जाए तो आप ऐसे लिखिएगा, बस लेसन का नाम चेंज कर दीजिएगा और अनुवाद आप जिस लेसन से पूछा जाता है उसी का कीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे फर्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है विभक्ति और वचन, चौथा शब्द युग्म, पांचवां शब्द अर्थ, छठवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और सातवां है वाक्य संशोधन। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन सब के बारे में नहीं जानते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना होता है, किस प्रकार से हमें इसका आंसर देना होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जो जानते हैं उनको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है क्वेश्चन को, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बात किया जाए, ये 7 टॉपिक जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब हैं क्या और इसमें पूछा क्या जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे है मुहावरे और लोकोक्तियों में, ईद का चांद होना, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा। ठीक है, अब ईद का चांद होना, तो सबसे पहले आपको ये चिन्ह लगाकर इसके आगे लिखना है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ होगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, ईद का चांद होना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से दिया रहेगा। आपको पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है और नीचे हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है और उसके बाद में आपको ये जो है ईद का चांद होना, इसका वाक्य प्रयोग कर देना है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य प्रयोग में कैसे आप लिखेंगे, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा भाई सतीश। ठीक है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब से तुम डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बने हो, ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, ईद का चांद हो गए हो।
ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हमें अर्थ लिखना होगा। जैसे ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। वाक्य प्रयोग में आपको जो ये क्वेश्चन दिया रहेगा ये आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ईद का चांद होना, ठीक है, वैसे ये वाक्य प्रयोग में आना चाहिए, बस आपका वाक्य प्रयोग सही होगा। जैसे मैंने लिखा भाई सतीश जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। सतीश के स्थान पर आप महेश, रमेश, सुरेश कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही दूसरा हम देख लेते हैं, क्योंकि 2 पूछे जाते हैं, 2 का आंसर आपको देना होता है। आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, 2 के अलावा 4 रहते हैं, ठीक है, 2 करना होता है आपको। तो देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे है आपका घाव पर नमक छिड़कना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा सोचिए। तो देखिए इसका अर्थ होगा दुखी को और दुखी करना, ठीक है, मतलब घाव पर किसी ने नमक छिड़क दिया, इसका मतलब होगा दुखी को और दुखी करना, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग हम कर लेते हैं, तो हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला, उसके बाद में इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होगा दुखी को और दुखी करना, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, तो देखिए तुम उस, ठीक है, विधवा को ताने देकर उसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, रहे हो। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, जैसे घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। जैसे देखिए वाक्य प्रयोग में मैंने क्या लिखा, तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी विधवा है, ठीक है, उसको वैसे ही दुख है, तो और उसको दुख क्यों दे रहे हो, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यूज कर लिया इस क्वेश्चन को, तो ये वाक्य प्रयोग हो चुका। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में कुछ भी नहीं होता है, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 का 3 नंबर आपको दिया जाता है अगर आप सही करते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रमेशा का संधि विच्छेद है, ठीक है, यानी कि रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे का है रम धन ऐसा, खा है रम धन ईसा, गा है रमा धन ऐसा और घा है रमा धन ईसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो रमेशा का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घा, ठीक है, रमा धन ईसा, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सही आंसर चुनना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे इस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इन चारों में से कौन सा सही है। का है इत धन आदि, खा है इत्य धन आदि और गा है इत धन आदि और घा है इति धन आदि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा का, ठीक है, इति धन आदि। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों का आपको आंसर देना है, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, यद्यपि का संधि विच्छेद है। का है यद धन अपि, खा है या धन दपि और गा है यद्या धन अपि और घा है यदि धन अपि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यदि धन अपि, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों का मैंने आपको आंसर दिया। इसी प्रकार से आपको भी आंसर देना होगा। हमारा अगला टॉपिक आता है, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है विभक्ति और वचन, यानी कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, आत्मनों में विभक्ति और वचन है, यानी कि कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है। यही होता है विभक्ति और वचन, जिसके लिए 2 मार्क यानी कि 2 नंबर मिलते हैं। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आत्मनों में विभक्ति और वचन है। का है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन और गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन और घा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा का, ठीक है, यानी कि द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ठीक है। आत्मनों में जो है द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, नामभ्या में विभक्ति और वचन है, यानी कि नामभ्या में कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन। का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन,
गा है तृतीया विभक्ति द्विवचन और घा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो नामभ्या का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नामभ्या। तो ये था आपका विभक्ति और वचन जो कि 2 मार्क का पूछा जाता है और 2 नंबर आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है शब्द युग्म। ठीक है, अगला टॉपिक शब्द युग्म में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे फर्स्ट दिया है अभिराम और अविराम, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो अभिराम जो है इसका अर्थ आपको पहले देखना है, अविराम का अर्थ बाद में। जो पहले है उसका अर्थ पहले, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में। ठीक है, तो देखिए का है सुंदर और लगातार, खा है राम और लक्ष्मण, गा है अब और तब, घा है सुंदर और मजबूत। तो अभिराम और अविराम का मतलब होगा सुंदर और लगातार, यानी कि अभिराम का मतलब होगा सुंदर और अविराम का मतलब होगा लगातार। ठीक है, आपको एक साइड से जो है देखना है। तो ये आपका का सही होगा। दूसरा है अंबुज और अंबुद, इसका सही आंसर क्या होगा। तो का है कमल और बादल, खा है जल और कमल, गा है बादल और समुद्र और घा है समुद्र और कमल। तो अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा का। ठीक है, तो अंबुज और अंबुद का सही अर्थ होगा कमल और बादल। ठीक है, तो ये आपका जो था शब्द युग्म जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है और दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब जैसे आप पर्यायवाची शब्द लिखते थे वैसे ही। ठीक है, जैसे शब्द अर्थ में कर, कर का और क्या हो सकता है पर्यायवाची। ठीक है, तो जैसे इसका अर्थ होगा आप कर का जो है हाथ भी लिख सकते हैं, उसके बाद में टैक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किरण, ये तीनों जो है आप इसके पर्यायवाची लिख सकते हैं, यानी कि हाथ को आप कर लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द अर्थ का मतलब जैसे आप पर्यायवाची शब्द लिखते थे, जैसे कमल का अंबुज। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा हमारा है कनक। ठीक है, 2 दिए रहेंगे, दोनों को आपको लिखना होगा 2 नंबर का। देखिए दूसरा है कनक, कनक का मतलब और क्या आप लिख सकते हैं, तो हम कनक को लिख सकते हैं सोना। ठीक है, और धतूरा, एक और बता देता हूँ जो कि है गेहूं का आटा। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं इसका दूसरा अर्थ। तो शब्द अर्थ का मतलब होगा इस शब्द के कौन से और अर्थ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे पर्यायवाची शब्द लिखते थे। इसके बाद में हमारा गा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, मतलब एक अनेक शब्द हैं जिसके लिए आपको एक शब्द चुनना है, वो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे जाना न जा सके। ठीक है, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए जिसे जाना न जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं। का है अज्ञेय, खा है अज्ञात, गा है अल्पज्ञ और घा है अज्ञानी। ठीक है, तो जिसे जाना न जा सके उसे हम लोग कह सकते हैं अज्ञेय। ठीक है, यानी कि अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। देखिए कई शब्द यहाँ पर हैं जिसका हमने सिर्फ एक अर्थ लिखा है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द हमने बताया है जो कि उसी का अर्थ है। ठीक है, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ जो है कई क्वेश्चन। दूसरा देखिए है जिसके समान दूसरा ना हो, उसे हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए का है आपका अद्वितीय, खा है अतुलनीय, गा है श्रेष्ठ और घा है असमान। तो इसका सही आंसर होगा अद्वितीय। ठीक है, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय कह सकते हैं। तो ये आपका था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है, तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक आता है वाक्य संशोधन। इसमें होता क्या है, आपको ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें कुछ गलतियां हैं उसको सुधारना होता है। ठीक है, उसे संशोधित करना होता है, उसी का मतलब होता है वाक्य संशोधन। जैसे महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, इसमें गलती क्या है। तो देखिए कौन सी गलती है। देखिए महादेवी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध, ठीक है, इन सब में कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर जो आपकी कवित्री है इसमें जो है गलती है, वो क्या है। तो यहाँ पर कवित्री को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कवित्री है, तो ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि इसमें गलती क्या थी, इसमें सिर्फ इतनी गलती थी कि जो कवित्री है ये थोड़ा सा गलत लिखा था। ठीक है, हमने इसे राइट तरीके से लिखा है, तो ये आपका सही होगा आंसर। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को अभी जाना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका होगा मुझे अभी जाना है।
आपको पता चल गया होगा कि ये कितने नंबर का पूछा जाता है। तो फाइनली जो है ये 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस भी आपके पास रहेंगी। तो देखिए, मेरे को अभी जाना है, ये सेंटेंस में जो है थोड़ी सी गलती थी। मेरे को के स्थान पर आपको लिखना है मुझे अभी जाना है।